स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग ये क्लास 12 का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हिस्ट्री का, हम लोग सबसे शुरू में जो 2023 का हम लोग हिस्ट्री का जो PYQ है उसका एक्सप्लेन करके व्याख्यात्मक जो उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चूँकि ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट हम समाप्त कर चुके हैं और लॉन्ग में भी आपका 7 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है। और आज से आप लोगों को जो भी क्लास 12 के हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको ऑल सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कंबाइंड रूप से मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसके वजह से हमने ये तय किया कि अब जो भी हमारा सब्जेक्ट चलेगा वो आपको कंबाइंड मीडियम में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए आज हम इस का लास्ट करते हैं और या जो हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तो हम दूसरे वर्ष का 2024 का या फिर किसी दूसरे साल का जो हमारा हिस्ट्री होगा उसको स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी का भी लॉन्ग बचा हुआ है तो ज्योग्राफी का लॉन्ग हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम कीजिए कि जिन लोगों के पास भी हमारा वीडियो जाए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो फिर हम आपके लिए बहुत लंबे समय तक जो है आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए ये है हमारा स्टार्ट होता है, ये 38 नंबर क्वेश्चन है, ये 2023 का है। ये पूरी तरह से हमारे द्वारा ये तैयार किया गया आपका PDF है। ये चैनल का हमारा नाम हो गया एनुअल एग्जाम 2023 हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 38 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में इसको देखेंगे। जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वह 1947 में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया ये 15 अगस्त 1947 को। और ये हमारा सदियों की जो लड़ाई थी, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था। और कई वर्षों के हम कह सकते हैं कि 100-200 वर्षों का जो हमारा मूवमेंट था इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे देश को, तो उसका नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। और इसलिए हर साल हम लोग 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन जब ये हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को तो हमारे देश का पार्टीशन हो गया, इसका विभाजन हो गया। हमारा देश 2 राष्ट्रों में यह विभाजित हो गया, 2 कंट्रीज में ये डिवाइड हो गया, इसका पार्टीशन हो गया। और इसी को हम लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए आखिर कौन सा कारण था कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो हमारा देश 2 राष्ट्रों में विभाजित हो गया। एक का नाम आपका भारत है और एक का नाम पाकिस्तान है। तो आप इसके कारणों को हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा कारण था। क्योंकि कारण तो बहुत सारे थे लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट्स कारण है, क्योंकि आपका जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका शायद 5 नंबर का है, तो उसके हिसाब से हमें 150 से 200 वर्ड में इसका हमें आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतना है कि हमारा जो PDF है इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमने यहाँ इसको लिखा है, प्रत्येक को हमने स्टार दे दिया है प्रत्येक पॉइंट को। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे और जो इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि इंग्लिश वाले को और ज़्यादा सुविधा होगी कि उसको सामने जो है उसको ट्रांसलेट करके भी हिंदी में समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कॉजेस
responsible for the partition of India in 1947 are following। यानी हम कह सकते हैं कि ये भारत के विभाजन के लिए जो उत्तरदायी कारण है वह निम्नलिखित है। ऊपर एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को यहाँ ऐड कर देते हैं, हिंदी मीडियम, यहाँ फर्स्ट लाइन का हम नहीं लिखे हैं, तो यहाँ इसका आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, ये एक लाइन आपका पीडीएफ बनाने के समय आपका छूट गया है, तो ये हिंदी मीडियम वाले अपने आंसर का जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने आंसर 38 लिखा, वैसे ही आप कॉपी के बीच वाला पार्ट में टॉप पर आप आंसर 38 करके और नीचे से आप जो है अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले समझिए कि कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 आर फॉलोइंग, यानी भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। अब हम प्रत्येक कारण को बारी बारी से देखेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है जो इंडिया के पार्टीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला कारण देखिए, द ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश हम किसको बोलते हैं? अंग्रेज़ों को बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, और ब्रिटेन का एक नाम इंग्लैंड भी है, और चूँकि ब्रिटेन के लोग हैं, जैसे हम लोग भारत है तो हमारी भाषा, या हिंदुस्तान है तो हिंदू हम बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, या भारत है तो फिर भारतीय भाषाओं की बात होती है, तो उसी तरह इंडियन लैंग्वेज हम उसको बोलेंगे। तो उसी तरह से ब्रिटिश जो है वो उनकी जो भाषा है उसको हम लोग इंग्लिश भाषा ये लोग बोलते हैं, और चूँकि ब्रिटेन के जो जैसे इंडिया के रहने वाले लोग को इंडियन कहते हैं, सिंपल सी बात, उसी तरह से ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग हैं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन इज़ नोन एज ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटेन के निवासी है वे ब्रिटिश कहलाते हैं। तो द ब्रिटिश पॉलिसी, इसकी क्या ब्रिटिश की नीति है, अंग्रेज़ों की नीति क्या है? ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। रूल मीन्स शासन करना और डिवाइड मीन्स बांटना। फूट डालो और शासन करो, ये ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, इसने क्या किया? क्रिएटेड, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। जब हम देखते हैं कि हमारे देश की जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वह हिंदुओं की है, इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर आप धार्मिक आधार पर अगर देखें तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वह दूसरे नंबर पर है। उसके बाद बाकी और भी आपको सिखिज़्म, सिख धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, और क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ ये डिफरेंसेस पैदा किया। ये अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और विभाजन करो की नीति थी, इसने क्या किया? डिफरेंसेस, मतभेद पैदा किया। किसके बीच? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। अब एक बात बताइए कि 1947 में हमारा जो देश है वह इंडिपेंडेंट हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, और उसके पहले ही अंग्रेज़ों ने क्या किया? इन दोनों के बीच फूट डाला। चूँकि ये जानता था कि अगर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों अगर एक होकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो फिर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि लालच दे करके किसी खास धर्म के लोगों को, दोनों में से कभी इसको लालच दे करके कभी इसको लालच दे करके, और दोनों को क्या करता था कि हमेशा एक दूसरे से आपसी आपको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने नहीं दिया, यानी हमेशा इसको फूट डाल करके रखा। और जब फूट डालेगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे वो जो चिंगारी है वो बड़ा आग का रूप ले लेगा,
और दोनों एक दूसरे को नफ़रत की दृष्टि से देखने लगेंगे, और नफ़रत की दृष्टि से देखने लगेंगे तो इन्हें क्या लगेगा, इन्हें लगेगा कि ये हमारा हित नहीं चाहते हैं, और ये मुस्लिम से सोचेंगे कि हिंदूज हमारा हित नहीं चाहते हैं। तो ये जो मतभेद है ये किसने पैदा किया, ये ब्रिटिश लोगों ने पैदा किया। उनकी यह नीति थी। क्यों नीति थी? क्योंकि ये दोनों मिलकर अगर मिल जाए तो फिर हमको भगा देंगे, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसको फेस नहीं कर सकते हैं। तो द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो ब्रिटिश शासन की जो फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों का सृजन किया, एक मतभेद क्रिएट कर दिया हिंदुओं के बीच और मुसलमानों के बीच, एक आपको मतभेद, एक डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया। तो एक ये कारण था कि ये 1947 में जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर जो मुस्लिम्स थे वो अलग राष्ट्र का डिमांड करने लगे पहले से ही, चूँकि इनका डिमांड था, चूँकि पहले से ही ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा रहे थे ब्रिटिश। दूसरा देखिए, दूसरा हम कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल है उसको देखिए, राइज ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस टेंशंस पार्शियली ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, इसके बीच हाइफन दे दीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स एंड फियर्स ऑफ हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस। अब यहाँ क्या हो रहा था कि राइज ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को हम हिंदी में संप्रदायवाद कहेंगे, इसको संप्रदायवाद कहेंगे, संप्रदायवाद। हम जानते हैं कि यहाँ पर भारत में जो बहुसंख्यक संप्रदाय था, बहुत बड़ी आबादी वाला जो संप्रदाय था, संप्रदाय उसको कहा जाता है जो किसी एक विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे या फिर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, तो इनके बीच इनकी जो विचारधारा की लड़ाई थी उसी को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो ये राइज ऑफ कम्युनलिज्म, यानी हम कह सकते हैं कि संप्रदायवाद का उत्थान, यहाँ संप्रदायवाद का उत्थान हो रहा है, क्योंकि दोनों अपने अपने विचारधाराओं को ऊपर उठाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो द राइज ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस टेंशन, और धार्मिक तनाव, ये जब कम्युनलिज्म में क्या होता है, धार्मिक तनाव होता है, रिलीजियस टेंशन्स होता है। आज के पॉलिटिक्स में भी हम देख सकते हैं कि रिलीजियस टेंशन्स होते हैं, और इसका बीज हम समझते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में ही इसका बीज बो दिया गया था, जो अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज के समय में हमारा जिस तरह से वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जिस तरह से एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े थिंकर्स आ रहे हैं, चिंतक आ रहे हैं, तो आज हमें सबको क्या करना है, एक इंसान के रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें जस्टिफाई करना चाहिए सभी को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। एक हाथ से ताली बजती भी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को मिलजुल करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो राइज ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस टेंशन, यानी हम कह सकते हैं कि संप्रदायवाद और धार्मिक जो तनाव है, पार्शियली ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स, माने इसका कारण क्या था? इसका कारण हम देख सकते हैं कि ये जो मुस्लिम समाज है उसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन था, इसके कारण था, एंड फियर्स ऑफ हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस, और ये जो मुस्लिम्स थे इनको ये डर था कि ये हिंदू जो है आर्थिक रूप से ये हमसे संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो थे उनमें बैकवर्डनेस था, पिछड़ेपन था मुस्लिम्स में, एंड फियर्स, और उनको डर था ऑफ हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस, कि जब ये देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा, भेदभाव किया जाएगा और हमारा आर्थिक रूप से हम प्रभावित हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे हिंदुओं से। तो ये एक चिंतन जो है, एक थिंकिंग जो है, आप समझिए कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आया, और इसके कारण रिलीजियस टेंशन हुआ, धार्मिक तनाव हुआ, और ये कम्युनलिज्म, एक संप्रदायवाद यानी दो विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हुई।
तो धार्मिक तनाव और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन मुसलमानों के बीच भय का कारण बना। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन था मुसलमानों में ये, और दूसरा जो एक धार्मिक तनाव है, रिलीजियस टेंशन है, तो इसके कारण क्या हुआ, मुसलमानों के बीच एक भय का कारण बना ये चीज़। और हिंदू आर्थिक प्रभुत्व का डर था और उन्हें फियर था, डर था इस बात का मुसलमानों को कि एक दिन जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, यानी हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस को यहाँ तरजीह दिया जाएगा अगर देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो, और हमको बांटा नहीं जाएगा तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण आप देखिए, द डिमांड फॉर ए सेपरेट मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान लेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेयर डिस्टिंक्ट नेशंस। अब देखिए यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों की बात कही गई। अब देखिए ये आप देखिएगा तो एक आपको मुस्लिम लीग था, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसी तरह से आपको एक पार्टी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी हम इसे बोल सकते हैं, राजनीतिक पार्टी इसको हम बोल सकते हैं, और उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। तो ये जो मुस्लिम लीग है इसके लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उस पार्टी का नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना बांग्लादेश में हुई थी, क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो पहले भारत में ही था, और उसमें बांग्लादेश के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, और उसके बाद और भी कई लीडर्स थे, सब ने मिल करके और मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो ये जो मुस्लिम लीग है इसका आगे चल करके बहुत ही प्रभावशाली इसमें एक लीडर हुए जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में क्या हुआ, ये बेस्ड ऑन द ये डिमांड किया गया। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का लीडर था उसी के नेतृत्व में मुसलमानों ने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना कहिए, मुसलमानों ने नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पेशली क्या किया, एक सेपरेट, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया। देखिए ये गौर करने की चीज़ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, यानी मुसलमानों के नेतृत्व, मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट मुस्लिम कंट्री की मांग की गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और ये किस बात पर बेस था, तो ये इस बात पर बेस था कि टू नेशन थ्योरी पर यह आधारित था इसका मांग, और दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स वेयर डिस्टिंक्ट नेशंस, और इनका कहना था कि एक हिंदू राष्ट्र होगा और एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये दो अलग अलग राष्ट्र होंगे। इसका डिमांड जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और किससे किया था, ब्रिटिश सरकार से किया था, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी प्रेशर बना रहा था, और इसके लिए आपको डायरेक्ट एक्शन भी ये करता है 1946 में, जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हम लोग पढ़े हैं। 1946 में आपको डायरेक्ट एक्शन डे होता है, जिसके वजह से बहुत बड़े राइट्स, नरसंहार होते हैं, खास करके कलकत्ता सबसे ज़्यादा, आपको बंगाल जो है इससे इफेक्टेड होता है। तो आप समझिए कि इसका जो बीज है चूँकि पहले ही बो दिया गया था, और इसी को हिंदी में आप देखें कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों की बात कही गई। अब इसमें आप देखिएगा तो ये जो पाकिस्तान है, ये जो वर्ड है पाकिस्तान, जो शब्द है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये जो वर्ड है इसका निर्माण किसने किया था। इसका जो निर्माण किया था वह एक छात्र था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा इस नाम को। ये कहाँ का छात्र था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र था।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ये छात्र था, स्टूडेंट था। ये कम उम्र था इसका, चूँकि स्नातक का छात्र था, ग्रेजुएशन कर रहा था। मान लीजिए आप लोग इंटर में है और ये स्नातक पास भी नहीं था, ये ग्रेजुएशन कर रहा था। यानी आप लोगों से आप मान के चलिए कि 1 साल 2 साल बड़ा अधिक उम्र रहा होगा, तो और कम भी रहा होगा, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो ICS होता था, आज का जो UPSC IAS IPS कहते हैं, उसका नाम पहले ICS था। और उसका जो उम्र सीमा था वह मैक्सिमम आपको 23 ईयर्स था, और बाद में 19 ईयर्स कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, यहाँ पर मूवमेंट हुआ था कि भाई उम्र बढ़ाया जाए। तो जो भी स्टूडेंट थे वो शुरू से ही पढ़ाई करते थे, और ख़ास करके फॉरेन कंट्री में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब जगहों पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते थे, तो वो बड़ी कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करते थे, क्योंकि उनको पता था कि 19 से 23 साल के उम्र हमारा पूरा जब हो जाएगा तो फिर हम ICS का एग्ज़ाम देने के लायक जो है नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए बड़े मेहनती होते थे, पहले के स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत कश होते थे। इसलिए हो सकता है आपसे आप ही के उम्र के हो या 1 साल बड़ा हो ये स्टूडेंट, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, और इसी ने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था। ये बात आप याद रखिएगा। ये आपका चूँकि इसमें लिखना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो नाम है इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट था इसको हमने क्लियर किया। तो इस तरह से आपने देखा, तीसरा कारण आपने देखा, तीसरा कारण देखा कि जो दूसरा आपने देखा संप्रदायवाद और धार्मिक तनाव, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है मुसलमानों की। तो इसके कारण उनको भय हुआ कि भाई जब देश ये इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का जो इकोनॉमी होगा, अर्थव्यवस्था होगा, उस पर अधिकार जमा लेंगे हिंदू लोग। और इससे जो है क्या होगा, मुसलमानों का जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह रुक जाएगा, और आर्थिक रूप से मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। और चूँकि जो उस समय अंग्रेज़ों ने जिस तरह का, ये आपको हम कह सकते हैं कि जिस तरह का पॉलिसी अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, तो बिल्कुल उसके हिसाब से ये सही सोच रहे थे। इनकी सोच कोई गलत नहीं थी, क्योंकि भड़काने वाला लोग भी तो था बीच में। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारा ये धर्मनिरपेक्ष हमारा कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे सेकुलर कंट्री कहा जाता है, और सेकुलर कंट्री कहा जाता है। तो यदि यहाँ पर धार्मिक आधार पर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, और जो भी राष्ट्र हित की बात नहीं करता है, पूरे ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ जो है उस पर क्या होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक हमें सबसे ज़्यादा हम जो हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म विशेष के आधार पर हम जो यहाँ पर एक भेदभाव जो पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हम, चूँकि एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम साफ सुथरा बनाए, उसको इतना हमें स्ट्रांग बनाए कि किसी भी धर्म को मानने वाला जो लोग हैं कम से कम हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे देश का जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उसके साथ वह छेड़छाड़ नहीं करे। और यदि करता है तो फिर धर्म के आधार पर नहीं, कोई भी करे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा तो फिर ये धार्मिक जो आधार है, आज एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया, हम लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो इस तरह से ये सब चूँकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, इनकी जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी कि भाई इसको डिवाइड करो और रूल करो, और इसी पॉलिसी का ये नतीजा था कि इतना सारा जो है डाउट्स पैदा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच, और एक दिन इसी कारण हमारे जो देश है उसका डिवीज़न हो रहा, पार्टीशन हो रहा। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण हम देखते हैं। अब ये भारत विभाजन का 4th रीजन आप देखिए, कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल है। इन इफेक्टिव इफर्ट्स बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर लीडर्स टू मेंटेन यूनिटी विथ फेल्योर टू एकोमोडेट मुस्लिम पॉलिटिकल डिमांड्स। अब देखिए, इन इफेक्टिव इफर्ट्स बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
क्योंकि आईएनसी जो आप देख रहे हैं, आईएनसी जो देख रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 एडी में हुआ था। इसको 1885 हम एडी इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे। और 1885 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले भी आप नाम है तो ऐसे ही आप लिखेंगे। तो 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। और इसके फाउंडर कौन है? इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम यानी इसका पूरा नाम अगर देखिएगा तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है और ये इसके संस्थापक है, फाउंडर है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इन्हीं को शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। WC बनर्जी के नाम से भी हम शॉर्ट में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कहते हैं। और जब पहली बार 1885 ईस्वी में आपको A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का जब स्थापना किया जाता है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो उस समय सिर्फ ओनली 72 मेंबर्स, और सिर्फ 12 सदस्य ही, 72 मेंबर उस समय कांग्रेस के पास थे। और यही जो कांग्रेस था वह हम कहेंगे कि हमारा जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, भूमिका अदा किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगे जा कर के एक से एक जो है महापुरुष इसमें शामिल हुए, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार पटेल, यानी हम समझते हैं कि देश के महान जो हस्ती लोग थे, वो उस समय इस इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। और यह उस देश के भिन्न हिस्सों से ये महापुरुष लोग आते थे, ये ग्रेट पर्सन्स लोग आते थे, और ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट करते थे। उनका जो ये डिप्लोमेटिक कूटनीति जो थी, उसके खिलाफ जो है ये लोग आंदोलन करते थे। और इसी के क्रम में आप बहुत सारा मूवमेंट, जैसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का देखिए डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। तो ढेर सारा जो मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये कांग्रेस थी उस समय। और कांग्रेस के साथ साथ इसी के कुछ साल बाद, यानी लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1906 ईस्वी के आसपास में क्या होता है कि आपको मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। नवाब सलीमुल्लाह खां और भी कुछ उनके साथी लोग रहते हैं, तो मिल करके, और आपको ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, वहीं पर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग का जो क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है कि वह मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए वो क्या करता है कि वो मूवमेंट करता है कि हम मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो कम है। इस उद्देश्य से मुस्लिम लीग को बनाया गया था। तो चूँकि अब क्या हो रहा है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तो एक बहुत बड़े मास, बहुत बड़े आबादी का ये नेतृत्व कर रहा है, इसको लीड कर रहा है।
तो ये क्या क्या किया, इन इफेक्टिव इफॉर्ट्स, इसका प्रयास जो है अप्रभावित रहा। एंड अदर लीडर्स, और बाकी जो लीडर्स थे वो भी इनके यूनिटी, एकता को मेंटेन करने में असफल रहे ये सभी, टू एकोमोडेट मुस्लिम पॉलिटिकल डिमांड्स। और जो मुस्लिम समाज की जो राजनीतिक मांग थी, जो पॉलिटिकल डिमांड था उनको, उसको पूरा करने में ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस सफल हुआ और ना ही उस समय के कोई लीडर सफल हुए। और इसके कारण भी हमारे देश का पार्टीशन हो जाता है 1947 में। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप नोट्स बनाते जाइएगा, एक्स्ट्रा भी नोट्स बनाते जाइएगा। ऐसे आपका ये आंसर अगर आप देखिएगा तो सिंगल ये PDF ही आपका आंसर है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सिर्फ हिंदी वाला अपने आंसर में लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। आगे देखिए, अगला है कांग्रेस और अन्य नेताओं की एकता बनाए रखने की जो कोशिशें थी असफल रही। मुस्लिमों की जो राजनीतिक मांग थी, जो पॉलिटिकल डिमांड था, उसको पूरा नहीं किया जा सका और इसके कारण भी मुस्लिम नाराज हुए, मुस्लिम लीग नाराज हुआ और उसने जो है पाकिस्तान का जो डिमांड है और भी इनकी जो राजनीतिक डिमांड है इसके लिए जोर शोर से मूवमेंट करने लगे, आंदोलन करने लगे। तो एक नहीं बहुत सारे रीजन है जिसके कारण देश का विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, और 2 कारण है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। द ब्रिटिश डिसीजन टू लीव इंडिया हास्टली leading to the Indian Independence Act 1947, announcing the partition and creation of India and Pakistan with the Red Cliff Line boundary, Red Cliff Line boundary। अब आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जल्दी में भारत छोड़ने का निर्णय लिया। जब ब्रिटिश को ये पता चल गया कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इस भारत को स्वतंत्र करना ही होगा, तो वे बहुत जल्दी जो है इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमें भारत को छोड़ देना है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जारी हुआ। क्या जारी हुआ, ये जारी हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वह जारी किया। और उस जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज़ों ने जो जारी किया, उसमें भारत को किस आधार पर इंडिपेंडेंट करना है, स्वतंत्र करना है, इसकी चर्चा इसमें किया था। किसमें किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इस बात का चर्चा कर दिया था कि ये भारत और पाकिस्तान जो 2 स्वतंत्र राष्ट्र है वो 2 राष्ट्र बनेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम वाले में एक लाइन यहाँ जोड़ा हुआ है, और दोनों राष्ट्रों के बीच का जो सीमा होगा ये क्या होगा, रेड क्लिफ। उस चूँकि ये जो 1947 जो एक्ट था, इसके एक सदस्य थे, अंग्रेज थे, जिनका नाम था रेड क्लिफ। ये एक अंग्रेज का नाम है। तो ये रेड क्लिफ है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो क्या है, ये बाउंड्री है। उस बाउंड्री को रेड क्लिफ कहा जाता है। चूँकि रेड क्लिफ जो है आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक पार्ट है, ये भी उसका एक मेंबर है, सदस्य है। और उसने क्या किया कि उसी ने इस क्षेत्र का कहाँ से कहाँ तक इसका डिवीज़न होगा, कहाँ से कहाँ तक पाकिस्तान होगा, कहाँ से कहाँ तक भारत होगा, तो इसको तय किया था ये रेड क्लिफ। इसी ने उस मैप को बनाया था। और इसलिए जो बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ बाउंड्री है। रेड क्लिफ लाइन उसको हम बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और आप अगर देखें तो जिस समय ये 1947 में जब देश हमारा इंडिपेंडेंट होता है, तो हम ये तो जान गए कि इसका पार्टीशन हुआ, 2 राष्ट्र बन गया। एक राष्ट्र का नाम क्या हुआ, पाकिस्तान। एक राष्ट्र, एक देश हमारा बना जिसका नाम है पाकिस्तान। और एक तो हमारा ये इंडिया है ही, जिस इंडिया में आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो ये जो पाकिस्तान जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। एक आपको पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान इसको बोल सकते हैं, और एक जो है इसका पार्ट था जिसका नाम हम पूर्वी पाकिस्तान बोल सकते हैं। आप देखते हैं कि ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, यही आज का बांग्लादेश,
ये भी पाकिस्तान का ही एक भाग था। तो जो भारत के पूरब में जो हम बांग्लादेश पढ़ते हैं वो भी पाकिस्तान था, और भारत के पश्चिम में जो हम लोग पाकिस्तान है उनकी बात करते हैं वो भी पाकिस्तान था। क्योंकि इसको जो डिवाइड किया था वह पॉपुलेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था कि आखिर भारत के किस हिस्से में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और किस हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जो बंगाल के पूरब वाला जो भाग है, बांग्लादेश वाला जो भाग है, वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और जो वेस्टर्न हमारा जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान का जो पार्ट है, वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और इसलिए दोनों को मिला करके, अब आप कहेंगे कि भाई ये एक पूरब था एक पश्चिम था और बीच में इंडिया है, तो हाँ इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया था। और पूर्वी जो हमारा बाउंड्री है उसको भी रेड क्लिफ, और पश्चिमी जो हमारा बाउंड्री है उसको भी रेड क्लिफ के ही नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी में आप देखते हैं कि आगे चल कर के इस पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विवाद होता है, और इस विवाद में 1971 में ये विवाद होता है 1971 ईस्वी में। और इस विवाद में क्या होता है कि जो भारत की उस समय की प्राइम मिनिस्टर है, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि इस बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को अपनी सेना दे दिया, सेना से मदद किया, और इसमें पाकिस्तान की हार हुई। और इसमें पाकिस्तान का जो हम समझते हैं कि 93,000 जो इसका सेना है ये सरेंडर किया। और उसके बाद इस पाकिस्तान को दो भाग में 1971 में बांट दिया गया, जिसमें एक देश आपका पाकिस्तान हो गया और एक देश बांग्लादेश हो गया। तो इस डिवीज़न को समझना पड़ेगा कि भारत से 1947 में ही तो दो ही कंट्री बन रहा है, एक आपका पाकिस्तान बन रहा और एक इंडिया बन रहा। वो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी है उसके आधार पर जो है इसका डिवीज़न हो रहा है। लेकिन आगे चल कर के ये तीन राष्ट्र हम इसको कर सकते हैं। आज के समय में आपको एक बांग्लादेश हो गया, एक भारत हो गया प्रेजेंट टाइम में, और एक पाकिस्तान हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अगला जो था कि जो ब्रिटिश ने डिसीजन लिया था, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया था, उसमें कि हम बहुत जल्दी इस देश को स्वतंत्र कर देंगे। और उसके बाद उसने क्या किया कि रेड क्लिफ लाइन को बाउंड्री बनाया, और उसने इस देश को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में इसको विभाजित कर दिया। तो ये आपको समझिए कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये भी जो है भारत के पार्टीशन का एक कारण है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, मास माइग्रेशंस, वायोलेंस एंड एट्रोसिटीज accompanied the partition, causing a massive humanitarian and political crisis। अब देखिए इस विभाजन के कारण, ये जो पार्टीशन होता है इसके कारण व्यापक प्रवासन हुआ, मास माइग्रेशन हुआ, यानी बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट किए। माइग्रेट करने का मीनिंग हुआ कि चूँकि जब जिस समय पार्टीशन हुआ तो ये तो पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पीपल था। तो उसमें ये तय हुआ था कि जिस देश में मुस्लिम जो पाकिस्तान बना है, वहाँ भारत में रहने वाले सभी हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान चले जाए, और पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू है वो भारत में आ जाए, और भारत में आ जाए। और इसके कारण इनका क्या हुआ, बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। और चूँकि जाने के क्रम में ये लोग स्टेशन पर ही लड़ गए, और इसके कारण क्या हुआ, वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ। और इतना ज़्यादा हिंसा हुआ, इतना बड़ा राइट्स टुकड़ा और मानवता की त्रासद स्थिति त्रासद इसको कर लीजिएगा, स्थिति उत्पन्न है, त्रासद स्थिति, पॉलिटिकल क्राइसिस, और विभाजन के बाद राजनीतिक त्रासद, त्रा कर दीजिएगा इसको, त्रासद उत्पन्न हो गई। तो समझिए कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति हो गई। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देश का डिवीज़न हो रहा है 1947 में। तो आप समझिए कि जो पाकिस्तान बन रहा है तो वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं। अब वो फिर एक एरिया में क्या होगा कि एक तरह से देखा जाए तो जब देश से इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय भी आपको जो लॉर्ड माउंटबेटन था वही गवर्नर जनरल था, और उसने अपॉइंट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को
पाकिस्तान में, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पे पॉइंट किया था। लेकिन चूँकि पहले से अगर देखा जाए 1947 के पहले, तो जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चाहे पुलिस हो या फिर अदर जो आपके कर्मचारी है, काम करने वाले जो उनके वर्कर्स थे, तो वो वर्कर्स तो अब रहे नहीं। अब चूँकि देश इंडिपेंडेंट हो गया तो अब नए सिरे से बहाली होगी, नए सिरे से ज़िले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे, नए ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। तो इस समय चूँकि हिंसा फैल गई, तो इस हिंसा में अंग्रेज़ तो भाग गया लड़ा करके, इसका पार्टीशन करके। अब इसको रोकेगा कौन? तो आप समझिए कि जब ये देश इंडिपेंडेंस हुआ और जब इस समय जब ये भारत विभाजन पर बात चल रहा था, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर, तो इस समय जो है सबसे ज़्यादा बंगाल में आपको दहशत मचा हुआ था, सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको मर्डर्स हो रहे थे। तो वहाँ पर एक स्थान है नोआखली। नोआखली, तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जब डिवीज़न पर बात हो रही थी, तो जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, वो इस पार्टीशन के समय यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। ये कहाँ थे? बंगाल के नोआखली में थे। और उस समय भी ये इस मूवमेंट को, ये जो राइट्स है, ये हिंसा जो हो रही थी, दंगा जो हो रहा था, इसको रोकने में लगे हुए थे महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी पर हिंदू और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो दोनों इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। तो सोचिए कि इसलिए इनको वन मैन आर्मी भी कहा था अंग्रेज़ों ने। तो इस तरह से आपने देखा, हमने आपको कोशिश किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कारण आपको हमने भारत के पार्टीशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल थे, जो उत्तरदायी कारण थे, उस पर हमने आज चर्चा किया। अब लास्ट में फिर हम कहेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही अपना आंसर समझेंगे, और हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी मीडियम में जो हमने समझाया उसको अपना आंसर समझेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही हम आज का यहीं पर जो इसका लेक्चर है समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अदर्स स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ आप चैनल को शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। और हम लोग आगे अब तय कर लिया है कि हम लोग कंबाइंड मीडियम में पढ़ेंगे। और यदि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कमी आती है, तो फिर हमारे व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पर लिखिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं कि सर इसमें इस तरह का कुछ सुधार किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं।